नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, सच कहें, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार परीक्षा के दौर में गुजरेंगे नीतीश कुमार, गुजरेगी बीजेपी और साथ में तेजस्वी यादव भी। तय होगा उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य भी और तय होगा चिराग पासवान की ताकत भी। राज्यसभा के चुनाव की रणभेरी बज गई है। 5 मार्च को नामांकन होंगे और 16 मार्च को वोटिंग होगी। देखिए, कुल 5 रिक्तियां हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाएंगी, फायदे में बीजेपी है। उपेंद्र कुशवाहा को आज की तारीख में 2 साल के लिए भेजे गए थे। बीजेपी के ही खाते में मान सकते हैं, लेकिन वे आरएलएम के सांसद हैं। नुकसान सीधे तौर पर आरजेडी को होता दिख रहा है। प्रेम गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ये दोनों कैसे जा पाएंगे, यह दिख नहीं रहा, क्योंकि संख्या तो है नहीं। और देखिए, जेडीयू में हरिवंश और रामनाथ ठाकुर, बड़ा फैसला नीतीश कुमार को करना है। हरिवंश के फैसले में हो सकता है थोड़ी आसानी हो, लेकिन रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे के फैसले में विघ्न बाधा है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के नाम की राजनीति आप करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो वायदा किया गया है, उसका क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा क्या राज्यसभा में कंटिन्यू करेंगे? बीजेपी मदद करेगी? और चिराग पासवान को भी यह भरोसा दिया गया था कि राज्यसभा की एक सीट आपको मिलेगी, उनका क्या होगा? इसलिए गठबंधन धर्म की भी परीक्षा होनी। तेजस्वी यादव की परीक्षा इस रूप में होनी है कि क्या वह 5वां उम्मीदवार देने की हिम्मत जुटा पाएंगे, क्योंकि 41 मत चाहिए। देखिए, जो एनडीए है उनके पास 202 है, 3 कम हो रहे हैं। 3 यदि होते तो 5 के 5 उनके पास ही होते। तो 202 है, 41 जो है वह अपोजिशन है। तो अपोजिशन में जो 41 है, उसमें 5 आपको माइनस करने पड़ेंगे एआईएमआईएम के। तो जब ओवैसी की पार्टी को माइनस करते हैं तो फिर कैसे? तो क्या तेजस्वी यादव ओवैसी की पार्टी का भरोसा जीत पाएंगे, ओवैसी को जीत पाएंगे? दोनों के बीच क्या रिश्ते रहे? पिछले दिनों हैदराबाद बुलाकर ओवैसी ने किस तरीके से आईपी गुप्ता का सम्मान किया, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेता और विधायक सहरसा के, यह भी देखने की बात है। तो पहली बार परीक्षा शुरू हुई आज से तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार की, बीजेपी के गठबंधन धर्म की। यही जिक्र करना आवश्यक होगा कि जिस तरीके से नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होकर अपनी रुचि जाहिर की है, इस बात की संभावना शायद कम हो गई है कि वह राज्यसभा जा रहे हैं। तो बीजेपी से कौन जाएगा? जेडीयू क्या 2 को भेजेगा या 1? बीजेपी के खाते में ही दूसरा, या कोई सहयोगी दल का नेता? यह तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं। और इधर के दिनों में यह भी दिखाई पड़ रहा है कि अमित शाह जेडीयू के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। क्या कोई खिचड़ी पक रही है? इस पर संपूर्ण रूप से आज हम लोग बातचीत करेंगे। आगे आपकी टिप्पणी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले एक तो जब भी राज्यसभा के चुनाव आते हैं तो जी एक सवाल हर समय उठता है कि ये फॉर्मूला कैसे तय होता है कि एक सीट जीतने के लिए कितने वोट की जरूरत होगी। जी बिल्कुल। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है और लोगों के पास चैट जीपीटी और ग्रोक की भी सुविधा है, उससे भी पूछ करके लोग फॉर्मूला जान सकते हैं। जी एक जमाना था जब किसी को आइडिया नहीं होता था, अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट भी, नेता भी नहीं जानते थे कि क्या फॉर्मूला होता है। हम्म, तो आधे मिनट में हम ये फॉर्मूला बता दें कि जो आपने कहा कि 41 वोट चाहिए, वो कैसे चाहिए होता है। जी और आज 5 सीटें हैं, खाली हो हम्म, रही हैं, तो 41 चाहिए है। जब हम्म, 6 सीट खाली होगी तो इसे कम वोट की जरूरत होगी। बिल्कुल। फॉर्मूला उसका ये होता है कि जितनी सीट खाली हो रही है हम्म, उसमें +1 करते हैं, और फिर बिल्कुल। उस +1 से उस पूरे उस नंबर से नंबर ऑफ डिवाइड कर। एमएलए की संख्या को डिवाइड करते हैं, जी और फिर उसमें +1 करते हैं, तो एक फॉर्मूला आता है। मतलब हम्म, अभी 5 सीट खाली है, उसमें 1 सीट जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से हम्म, भाग देंगे 243 को, और हम्म, उसका जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, उतना वोट चाहिए होता है चुनाव जीतने के लिए। 1 सीट अभी, बिल्कुल। जब 6 सीटें खाली है, जब 5 सीट खाली है, जब 6 सीट जी खाली होगी तो 7 हम्म, से भाग देंगे 243। तो बिल्कुल। जब 6 से भाग देते हैं 243 को, तो 40.5 का हम्म, नंबर आता है। तो 40.5 प्लस 1 मतलब साढ़े जी 41 वोट की जरूरत है जीतने के लिए। लेकिन हम्म, 41 वोट पर भी आप जीत सकते हैं। बिल्कुल 40.5 चाहिए है, 40.6 पर भी आप जीत सकते हैं।
बिल्कुल 40.7 पर भी जीत सकते हैं। इतने क्लोज फाइट से भी नतीजे आए हैं राज्यसभा की, ये हम लोगों ने देखा है। बगल के जी। राज्य झारखंड में ही जब धीरज साहू जीते थे प्रदीप वर्मा को हरा करके, तो हम्म। सबसे लोएस्ट मार्जिन रहा था, 0.10%, 0.10 वोट से जीते थे। और जी। अहमद पटेल जब जीते थे भूपेंद्र सिंह राजपूत से, तो वो भी आधे वोट से जीते थे, हाफ वोट से। तो खैर ये हम्म। नजदीकी मुकाबले में होता है। और यही कारण होता है ज्ञानेश्वर जी की हर पार्टी जितने वोट की जरूरत होती है उससे एक दो वोट ज्यादा अलॉट करती है अपने हर कैंडिडेट को, ताकि बिल्कुल। कहीं कोई गलती से वोट इनवैलिड हो जाए, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आ जाए तो उसमें हम्म। कमी नहीं हो। खासतौर से जी। जो पहला कैंडिडेट होता है हम्म। उसको तो जरूरी एक दो वोट ज्यादा अलॉट किए जाते हैं। हम्म। तो 41 का नंबर है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अपने पहले कैंडिडेट को या दूसरे कैंडिडेट को पार्टियां एक एक दो वोट ज्यादा अलॉट करें। यदि नितिन नवीन होते तो कहा हाँ, जाता है तो फिर 45 वोट अलॉट होता। हाँ, 45 वोट अलॉट होते, तब तो 45 जी। से कम अलॉट नहीं होता। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल। जाना चाहते राज्यसभा तो 41 की जरूरत हो तो 45 वोट अलॉट किए जाते। जी। तो अभी भी हो सकता है कि 41 की जगह 42 अलॉट किया जाए। तो हम्म। अगर ऐसा होता है तो हम लोग को ये मान के चलना चाहिए है कि जनता दल यू के पास 85 वोट हैं, 85 एमएलए हैं, तो हम्म। वो अपना दो कैंडिडेट हैं, उनको अपना 85 वोट उन दो कैंडिडेट को अलॉट कर देंगे वो लोग, बिल्कुल। कि भाई एक को 43, एक को 42 अलॉट कर दिया। जी। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी आपके पास 89 वोट है, अपने पहले दो कैंडिडेट को हो सकता है कि वो 42-42 या 42-43 वोट अपना एक एक कैंडिडेट को अलॉट करे। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन हम लोगों ने आज तक यही देखा है कि वोट है बिल्कुल। आपके पास तो एक दो वोट ज्यादा अलॉट किए जाते हैं। हम्म। तो इस तरह से चार तो सीटें लगते हैं कि 4 सीट एनडीए को जीत को मिलेगी। हम्म। 5वीं सीट पर भी एनडीए का कैंडिडेट होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि एनडीए के 5 उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल। 5वां उम्मीदवार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है जिस पर हम लोग को आगे नजर रखनी होगी, और जिस दिन संकेत मिले बताना होगा। वो आपको मिल जाएगा संकेत, आपको सबसे जी। पहले मिलेगा, आपको खबर ब्रेक करेंगे कि 5वां कैंडिडेट कौन होगा। तो हम्म। 5 सीटें एनडीए खड़े करेगी, 5 उम्मीदवार। अगर कट टू कट मार्क्स माने कि 41 वोट चाहिए तो इनके पास 202 है, तो इसका मतलब इनको 3 वोट कम हो रहे हैं। जी। उस 3 वोट का इंतजाम हो सकता है। अगर सिंपल भी अगर बात कर लें कि ये आईपी गुप्ता से बात कर लें, सतीश यादव जो है, पिंटू यादव, उनसे बात कर लें, और किसी हम्म। एक के क्रॉस वोटिंग की बात कर लें, कांग्रेस में या आरजेडी में किसी से भी एक दो लोगों से क्रॉस वोटिंग की बिल्कुल। बात कर लें, तो वो क्रॉस हम्म। वोटिंग कर देगा। चूंकि इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता है राज्यसभा चुनाव में, और जी। इसमें दिखा करके वोट करने की भी परंपरा नहीं। आपने दिखा दिया तो वोट इनवैलिड हो जाता है। हम्म। वहां खड़े रहते हैं लोग जरूर, लेकिन अगर वो दिखाने पर वोट इनवैलिड हो जाएगा। जी। इसलिए कोई इसमें गुप्त मतदान होता है, जाकर के आपने वोट डाल दिया, वोट इनवैलिड हो गया आपका, तब भी आप वोट इनवैलिड भी हो सकते हैं 2-4 वोट, और या हम्म। फिर आप क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक दो लोगों से क्रॉस वोटिंग करा दे तो चुनाव जीत जाएगी। 5 सीटें हैं। हम्म। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो भी अलायंस है, मतलब पूरा एनडीए जीत जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू जो इतने मैसिव मैंडेट के साथ है, 202 सीटों के साथ है, क्या उसकी कोशिश ये रहेगी कि हम कट टू कट करके या कोई होशियारी करके एक सीट और जीत जाएं, या बिल्कुल। डंके की चोट पर नगाड़ा बजा करके एक सीट और जीतेगी, दिखा करके कि भाई हम पार्टी तोड़ दिए, कोई एक पार्टी तोड़ करके? जी। क्या करेगी भारतीय, मतलब एनडीए क्या करेगा? और हम्म। उसके उसी समय बाकी पार्टी वाइज किसका होगा उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी ये 5 सीट का फॉर्मूला दिख रहा है कि एनडीए जीतेगी। अभी जी। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई 3 वोट का इंतजाम करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। एक बिल्कुल। तो ये समझ लेना चाहिए। और हम्म। अब है बात की अपोजिशन का जो गठबंधन है, महागठबंधन, उनके पास भी सारी पार्टियां मिलाकर के 41 वोट बन जाते हैं उनके पास। बिल्कुल। और बिल्कुल। सब लोग अपने एकजुट रहते हैं तो 25 सीटें आरजेडी की हैं, 6 सीटें कांग्रेस की कांग्रेस हैं, की है। दो 41 माले की है। इनकी होती हैं, 2 माले की हैं और एक एक सीपीआई की सीपीआई। है। तो एक 3 वो हो आईआईपी। गई, एक आईआईपी की है, एक और बीएसपी। 5, हाँ, हाँ, 5 एक बीएसपी और 5 एआईएमआईएम। हाँ, तो बीएसपी को हम मान लीजिए कि बीएसपी को एकदम न्यूट्रल अलग से माने, क्योंकि उनका आइडियोलॉजिकली भी कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे। जी। लेकिन हम लोग मोटे तौर पर ये मान रहे हैं कि एमआईएम का आइडियोलॉजिकल एक कोशिश होगी कि हम एनडीए को हराएं। तो बिल्कुल। उनकी वो स्वाभाविक रूप से महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि उनका एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स का है। तो ये हम्म। उनके पास मिलाकर के 41 वोट इनके होते हैं। जी। अब इस 41 वोट को क्या तेजस्वी यादव कोई ऐसा कैंडिडेट देंगे जो इन 41 वोटों को एक साथ ले आकर के वोटिंग करा ले? हम्म। वो कैंडिडेट पर बिल्कुल। निर्भर करेगा, वो तेजस्वी यादव पर निर्भर नहीं करेगा। वो हम्म। तेजस्वी यादव नहीं कर सकते हैं।
और वो वो जनबली कैंडिडेट नहीं, धनबली होना चाहिए, वो धनबली होना चाहिए। बिल्कुल, वो जी, धनबली होना चाहिए है, और अगर दबदबे वाला हो तो अलग बात है, नहीं बिल्कुल। तो खाली धनबली होगा तब भी काम चल जाएगा। हुँ। तो वो और यदि कैंडिडेट करेंगे। मुसलमान हो तो और ज़्यादा बेहतर, तब ओवैसी बिल्कुल। को मौका भी मिल जाएगा। हाँ, तब फिर वो ऐसी वाले वोट के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना होगा। जी। लेकिन तब तेजस्वी की अपनी पार्टी में बहुत लोगों का ईमान बदल सकता है वोट डालते समय। हुँ, अगर अगर तेजस्वी यादव मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं तो हुँ। ओवैसी के लोग तो आ जाएंगे साथ में, लेकिन कांग्रेस के और आरजेडी आरजेडी के को। कितने लोगों को, उसमें बहुत लोगों का परिवर्तन हो सकता है। हम लोगों ने देखा ना वोटिंग के समय कैसे लालू यादव के समर्थक लोग होते हैं, वो राष्ट्रवादी हुँ, बन जाते हैं कई सीटों पर जाकर के। तो यहाँ अगर बिल्कुल। राष्ट्रवाद जग गया, हिंदूवाद जग गया, तो क्या करेंगे तेजस्वी यादव? तो जी। वो एक जोखिम है उनके सामने। हुँ। और अगर अगर उस तरफ से कोई एक मुस्लिम कैंडिडेट आ गया, जो हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं कि लोक अब्दुल जनशक्ति खालिक पार्टी की। की तरफ से अब्दुल खालिक का नाम आ सकता है, अगर वो आ गए हुँ, तो हुँ। फिर इधर से कोई भी रहे ओवैसी की पार्टी के लोगों का तो रुझान उनकी तरफ हो जाएगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो अगर बहुत सारे अगर मगर हैं उसमें, लेकिन हुँ, अभी जो बेसिक चीज हम लोगों ने बात की वो ये है कि जितनी सीटें हैं उसमें पांचों सीट जीतने के लिए एनडीए के को 3 वोट कम पड़ रहे हैं, और वो 3 वोट का इंतजाम करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वो दो तो जो एक एक है आईपी गुप्ता और सतीश यादव, उनसे बात हो सकती है, एक आध क्रॉस वोटिंग जी। कराई जा सकती है। हम लोगों ने अक्सर क्रॉस वोटिंग होते देखा है, उसमें कोई नई बात नहीं होगी। हुँ, लेकिन दूसरी तरफ से अगर आरजेडी का कैंडिडेट कोई ऐसा आ जाए, मजबूत हो, धनबली हो, कनेक्टेड हो, मैनूवरिंग जानता हो, लोगों के संपर्क में रहा हो, तो वो भी उनके पास भी 41 के नंबर हैं। अगर वो डलवा ले तो 41 उनके हो जाएंगे, तो एक वो जीत जाएगा, मतलब एक बिल्कुल। महागठबंधन जीत जाएगा और 4 सीटें एनडीए के खाते में चली जाएंगी। ये जी। मोटे तौर पर समीकरण है। लेकिन अब जो हम राजनीतिक समझ है या जो लोगों से बातचीत है, उसमें यह है कि पांचों सीटें एनडीए को जीतनी है। हुँ, पांचों सीटें एनडीए को जीतनी है। तो बिल्कुल। हम लोग अब माइनस कर दें महागठबंधन को, आरजेडी को। जी। देखिए वो हुँ, कैंडिडेट जरूर देंगे, लड़ाई जरूर उतरेंगे, जरूर एनडीए मतलब महागठबंधन भी लड़ाई में आएगा जरूर। और ज्यादा हुँ। चांस है, जो हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, कि प्रेम गुप्ता को ही हो सकता है कि इस बार फिर उम्मीदवार बनाया जाए। जी। उनके उनके चांसेस ज्यादा हैं एडी सिंह के मुकाबले, चूंकि एडी हुँ, सिंह के साथ बीच में दूरी काफी बढ़ गई थी। हालांकि अभी तो देखे मुलाकात हुई थी, गुलदस्ता वगैरह देते हुए तस्वीरें भी आई थी, हुँ। लेकिन वो दूरी इतनी बढ़ गई है कि वो कैंडिडेट नहीं होंगे। उनकी बजाय कैंडिडेट प्रेम गुप्ता प्रेम ज्यादा गुप्ता संभावना होगा। है कि होंगे। तो वो हुँ, कोशिश करेंगे, उनका प्रयास होगा। कितना सफल होगा ये नहीं कहा जा सकता है। अगर अंदर खाने कोई वो बीजेपी से या एनडीए में किसी से वो बात कर ले हुँ। कि भाई हम बन जाएंगे तो आप ही के रहेंगे, कई बार ऐसा होता है। अगर ऐसी कोई और चीज एक तो होती है। खतरा तो यह भी है अजीत जी कि 2030 के विधानसभा चुनाव के पहले राज्यसभा चुनाव में आरजेडी नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा। बिल्कुल। आगे हम्म, मनोज झा भी खत्म हो जाएंगे, आगे जितने हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, संजय यादव भी खत्म हो जाएंगे और फैयाज फातमी नाम है ना, वह भी हाँ समाप्त हो जाएंगे। जी, हाँ, हो जाएंगे, सब खत्म हो जाए। दो तीसरा चुनाव आते आते जो सब निपट जाएंगे सब लोग। जी। 30 का चुनाव तो नवंबर में होगा ना, तो 30 का जो हुँ, चुनाव होगा उसमें 6 सीटें खाली हो रही हैं। अगले चुनाव हुँ, में भी 5 सीटें खाली होंगी बिहार की, 2028 हुँ, में भी 5 सीटें जी, खाली होंगी, 2030 में 6 सीट खाली होगी, और उसमें जीरो हो जाएगी। उसमें हो सकता है कि चूंकि उसमें वोट कम, उसमें कम सीट चाहिए होंगे, उसमें उस समय बिल्कुल। 36 के करीब वोट चाहिए होंगे जीतने के लिए। तब क्या पता कि अगर इंटैक्ट रही राष्ट्रीय जनता दल और हुँ, कांग्रेस पार्टी अगर इंटैक्ट रहे, तो एक कोशिश करेंगे उस समय एक सीट जीतने की 2030 में। नहीं तो जी, नील बट्टे सन्नाटा हो जाएगा। उस हुँ, समय 6 सीटें खाली हो रही हैं। तो अब यह है कि एक सीट जीतने के लिए कोशिश करेगी महागठबंधन के की पार्टियां, आरजेडी भी कोशिश करेगी, उसके कैंडिडेट भी उतारेंगे लोग, वो लोग। और हो सकता है कि एक बार और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कई कांग्रेस के नेता भी और दूसरे नेता भी इंतजार में बैठे हुए हैं कि छठा कैंडिडेट आएगा तो सबकी बिल्कुल। पूछ होगी। जी, छठा कैंडिडेट आएगा तभी पूछ होगी, नहीं तो कौन पूछ रहा है? छठा कैंडिडेट अगर हुँ, नहीं आया तब तो 5 जी, निर्विरोध घोषित हो जाएंगे। अगर छठा बिल्कुल, कैंडिडेट आता है तब फिर सबकी पूछ होगी, सबके दरवाजे पर लोग पहुंचेंगे, सबके दरवाजे पर थैलियां पहुंचेंगी, सबकी सबसे बातचीज होगी। हो सकता है कि इधर एमएलए छुपाओ, उधर एमएलए छुपाओ, वो भी हम लोगों ने देखा है। पिछली बार ही बिल्कुल। कांग्रेस के जब कांग्रेस का चुनाव था तो उसके कांग्रेस के सारे एमएलए को हैदराबाद ले जाया बेंगलुरु गया ले था। जाएँगे। हाँ, बेंगलुरु ले जाया गया था। तो हुँ, ये इस बार भी हो सकता है, अगर छठा उम्मीदवार आता है तब। अगर हुँ, छठा उम्मीदवार नहीं आता है तो 5 निर्विरोध जीत जाएंगे। छठा हुँ, उम्मीदवार आएगा, ये भी हम लोग आज कर रहे हैं कि छठा उम्मीदवार निश्चित रूप से आएगा, इसलिए चुनाव होगा। 16 मार्च को चुनाव होगा, नहीं तो 6 मार्च को नॉमिनेशन की तारीख समाप्त होने के बाद अनाउंस हो जाता कि निर्विरोध हो गया, तो 16 मार्च बिल्कुल। तक ये मामला जाएगा। अब जी, आइए पार्टी वाइज हम लोग बात करें, जो ये मोटे तौर पर ये समीकरण के बाद। हुँ,
2 सीटें जेडीयू, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बिल्कुल। जेडीयू को जो 2 सीट मिलेगी, उस 2 सीट पर कौन जाएगा? जी, ये बड़ा रामनाथ सवाल है। ठाकुर और हाँ, हरिवंश नारायण सिंह, 2 लोग रिटायर हो रहे हैं। और मोटे तौर पर हम लोगों ने देखा है कि हो सकता है कोई अपवाद हो जो हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन शरद यादव जैसा अपवाद रहा, लेकिन 2 बार से ज्यादा नीतीश कुमार राज्यसभा देने के पक्ष में नहीं रहते हैं, समर्थन में किंग नहीं रहते महेंद्र भी अब बात रहे हैं। हैं। मंतव्य भैया वही कहे कि 2 कुछ अपवाद जी। होंगे, हम्म। लेकिन आमतौर पर नहीं देते। हालांकि अब हम्म। नीतीश कुमार फैसला नहीं करेंगे, ये हम बार बार कह रहे हैं, हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार फैसला नहीं हम्म। करेंगे। उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है, वो देखने वाली बात होगी। जी। हरिवंश नारायण सिंह अब किसी राजनीतिक समीकरण में जेडीयू में कैसे फिट हो रहे हैं? बिल्कुल। आपने कह दिया है कि रामनाथ ठाकुर फिट हो रहे हैं, क्योंकि हम्म। उनको, उनके पिता को जब भारत रत्न मिला, उसके बाद नीतीश कुमार आरजेडी छोड़ करके बीजेपी के साथ आए थे, प्रधानमंत्री गए थे, तो कर्पूरी ठाकुर के कर्पूरी ग्राम गए थे, बिहार गए प्रधानमंत्री। तो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पूरे देश में राजनीति चलती है, अभी चल रही है, अति पिछड़ा की हम्म। राजनीति चल रही है। और हम लोग जी। देख रहे हैं यूजीसी का जो गाइडलाइन आया था, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी कम से कम किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है। तो बिल्कुल। ऐसी पॉलिटिक्स में कर्पूरी ठाकुर के बेटे को नहीं भेजा जाए, और वो केंद्र सरकार में मंत्री है, तो हम्म। फिर ये, इसकी संभावना हमको भी कम लग रही है। तो ये संभव है कि रामनाथ ठाकुर को फिर से भेजा जाए हम्म। राज्यसभा में। हम्म। दूसरी सीट बदल सकती है, दूसरी एक सीट चर्चा बदले। यह भी चल रही है अजीत जी, एक चर्चा यह भी है कि रामनाथ ठाकुर को बिहार की राजनीति में वापस बुलाया जाए और उन्हें यहाँ बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाकर कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, यह चर्चा भी चल रही है। नहीं, ये चर्चा हमने सुनी, और उस पर हम जी। जब आगे विधान परिषद वाली बात करने आते, तब मेरे दिमाग में था कि हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपने जी। चर्चा छेड़ दी। तो हम्म। विधान परिषद की 2 सीटें खाली हुई हैं हम्म। साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से। 2 लोग एमएलए बन गए हैं, तो उनकी वजह से 2 मंगल सीटें पांडे। खाली हुई, जी। मंगल पांडे और राधाचरण सेठ। तो हम्म। राधाचरण सेठ वाली सीट जो है, वो 2028 तक है। नहीं, उस पर तो चुनाव होना है ना, वह तो हाँ, वो उसका त्रिस्तरीय। वो, हाँ जी। वही, वो लोकल जी। बॉडीज का है ना, वो लोकल बॉडीज जी। का है। और हम्म। मंगल पांडे का एमएलए जो वाला है, और 2 हम्म। सीटें और वो खाली हुई सम्राट चौधरी की, और एक और सीट। तो उसका टर्म ही खत्म हो रहा है जून में, तो उसमें बाई बिल्कुल। इलेक्शन नहीं होगा। वो जी। जून में 9 सीटें खाली हो रही हैं एमएलए वाली। जी। जो एमएलए चुनते हैं, 27 हम्म। एमएलसी को एमएलए चुनते हैं, उसमें 9 सीटें खाली हो रही हैं। बिल्कुल। उस 9 में कई, उसमें उसकी अलग खींचतान होगी। वो जून में उसका चुनाव होगा, मई में चुनाव होगा, जून में सीटें खाली हो रही हैं, 28-29 जून हम्म। को। तो वो सीट उस पर उस समय ले आया जा सकता। मतलब अभी यहाँ राज्यसभा खत्म हो उनका अप्रैल में, तो उनको मंत्री बना दिया जाए, और मई में जब विधान परिषद का चुनाव हो, तो उनको विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाए 6 साल के लिए। ये भी संभव है। अगर ऐसा बिल्कुल। होता है, तो फिर 2 लोग में 2 राज्यसभा नए होंगे, दोनों जी। जेडीयू। तो हम्म। एक तो तय है कि फिर अगर रामनाथ ठाकुर मंत्री बनते हैं बिहार में जाकर के, तो ये भी तय है कि एक राज्यसभा सीट तो किसी अति पिछड़ी जाति को ही मिलेगी, या पिछड़ों निश्चित। में कोई कुर्मी समीकरण में वो सेट हम्म। करेंगे, नीतीश कुमार के यहाँ से सेट किया जाएगा। दूसरी सीट पर सवाल है कि क्या राजपूत के बदले राजपूत ले आएंगे, हम्म। क्योंकि इसके पहले राजपूत की सीट खाली होती गई है और राजपूत को मिला नहीं है, और कोई हम्म। राजपूत एनडीए की तरफ से मंत्री भी नहीं है दिल्ली में, बिहार केंद्र से। सरकार। जी। तो बिहार से, बिल्कुल। तो इसको लेकर के एक चर्चा है कि क्या राजपूत आएगा, राजपूत के बदले में राजपूत आएगा। हम्म। तो या फिर कोई दूसरा समीकरण होगा, कोई फॉरवर्ड उधर से बीजेपी से आएगा और नीतीश कुमार की पार्टी से नहीं जाएगा। तो जी। ये दोनों 2-3 चीजें हैं, जो जब इस पर बातचीत चर्चा शुरू होगी जेडीयू में, तो हम लोग को पता चलेगी, हम लोग बताएंगे उसको। जो अभी हमारे पास कम से कम नाम की सूचना जानकारी नहीं नहीं। है जी। कि कौन बिल्कुल। किसको भेजेगी जेडीयू, किसके नाम पर वो लोग विचार कर रहे हैं। 2 हम्म। सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी। मतलब आरजेडी की जो दोनों सीटें खाली हो रही हैं, वो गेन है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, जी। भारतीय जनता पार्टी क्या को उसका लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से पिछली बार 1 सीट दी थी उपेंद्र कुशवाहा को। 1 सीट हम्म। का उनको गेन हुआ था पिछली बार भी। उनको जब मीसा भारती और विवेक ठाकुर वाली सीट खाली हुई थी, एक पर भेज दिया गया था इनको, उपेंद्र कुशवाहा को, और एक पर मनन कुमार मिश्र को भेजा था बीजेपी ने। तो अब हम्म। ये बीजेपी को 2 सीटों का गेन होगा। जो दोनों सीटें आरजेडी की खाली हो रही हैं, वो बीजेपी को जाएंगी। बिल्कुल। बीजेपी भी अपने सामाजिक समीकरण को, जेडीयू के सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख के अपने 2 उम्मीदवार, 2 नेता तय करेगी। जी। वो कौन होगा, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है। तो हम्म। बिहार की अस्मिता या बिहार के किसी जातीय समीकरण का भी ज्यादा वो नहीं है। इसके बाद 28 का और 30 का 2 चुनाव और होने हैं। उस समय बीजेपी देख लेगी, बीजेपी भी किसको भेजेगी, वो जब उनके यहाँ भी चर्चा शुरू होगी। पहले एक तय माना जा रहा था कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, तो उनको भेजा जा सकता है।
लेकिन अब वो उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर नितिन गडकरी चले थे, जिस रास्ते पर अमित शाह चले थे। जी। दोनों लोग जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए थे, नितिन गडकरी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए 2009 में, 8 या 9 में, तो वो एमएलसी थे महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, में। तो वो जी। एमएलसी बने रहे थे। और दूसरे अमित शाह भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो एमएलए थे वो गुजरात गुजरात में। से, गांधीनगर का, हाँ। जी। तो वो एमएलए थे। उसके बाद वो फिर जब केंद्रीय मंत्री हुए उस समय चुनाव लड़ा उन्होंने 2019 का, फिर वो गांधीनगर सीट से एमपी हुए, उसके बाद अपना केंद्रीय मंत्री जी। हुए। तो उसी जी। रास्ते पर नितिन नवीन का भी है कि वो एमएलए रहेंगे और अगले टर्म तक एमएलए रहेंगे, टर्म जी। पूरा करेंगे। ये हो सकता है कि उस समय फिर जब अगला 29 का चुनाव आए तो वो लोकसभा का चुनाव लड़े, जो पटना साहिब की सीट है वहां से रविशंकर वो प्रसाद जी चुनाव को। लड़े लोकसभा। जी। जी, पटना रविशंकर सिटी, प्रसाद जी को। हाँ, रविशंकर हाँ, प्रसाद रविशंकर वाली, प्रसाद जी को। जी। रविशंकर प्रसाद वाली सीट से। तो जी। वो हो सकता है कि ऐसा लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो एग्जैक्टली सेम बात है जो अमित शाह के साथ हुई थी कि वो एमएलए थे और उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़े थे 19 में। तो वैसा हो सकता है। तो जब नितिन नवीन का नाम हट गया कि वो नहीं जाएंगे, तो फिर फ्री फॉर ऑल है, कोई भी किसी को भी भेज सकती है भारतीय जनता पार्टी। और एकदम गेस करना, ज्ञानेश्वर जी, समय कोई भी गेस करना वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब राष्ट्रीय बिल्कुल। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन को बना देगी, ये तो खुद किसी नितिन नवीन ने भी नहीं सोचा होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। तो जब बिल्कुल। तो जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का तय करने में बीजेपी इतनी सेक्रेसी रखती है और इतना चौंकाती है, तो राज्यसभा में कोई कैसे गेस कर सकता है कि किसको भेजेगी। ये तो लेकिन नितिन जब नवीन भी नहीं जानते होंगे, नितिन नवीन भी वही नहीं किसी जानते को नहीं होंगे। पता होगा, वही अभी किसी बिल्कुल। को पता नहीं होगा। हो सकता है कि जी। दोनों जो बड़े नेता जिनको डिसाइड करना है उन्होंने भी नहीं सोचा हो। अब उनके जी। यहाँ भी विचार, वो भी अभी सोचे कि किसको बनाएंगे। जब सोचना शुरू करेंगे, जब बात होगी, तो तब कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब चर्चा जी। चलती है तो फिर कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। संघ के लोगों से भी राय मांगी जाती है, पार्टी के प्रदेश संगठन की राय ली जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर बात होती है, फिर संसदीय बोर्ड की बात होती है। नामों पर चर्चा, तय कौन होगा ये तो सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन जब चर्चा होगी नामों पर, तब पता चलेगा कि किन किन के नाम पर चर्चा हो रही है, वो हम लोग बताएंगे। वो नहीं हो सकता, मतलब 2 सीटें जेडीयू की, 2 सीटें बीजेपी की, ये तय है। कौन जाएगा ये जब चर्चा शुरू होगी तब हम लोग बताएंगे। जी। 5वीं सीट का सस्पेंस है, बड़ा 5वीं सीट का सस्पेंस है, सस्पेंस। बहुत हाँ, बड़ा सस्पेंस है। और बहुत बड़ा दांव लगा है उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का। बेटे को मंत्री तो बनवा लिया, पत्नी भी विधायक बन गई, बेटे को एमएलसी भी बनवाना है और स्वयं को राज्यसभा भी पहुंचाना है। बहुत बड़ी चुनौती है। और चिराग पासवान भी याद करा रहे हैं, मुझसे भी वायदा किया गया है। हाँ, तो अगर वादा किया गया है, देखिए हम लोग, जी। ये बात हम लोगों ने सुनी, उन्होंने कभी खुद से कहा नहीं कि उनको वादा किया गया है कि फिर दूसरी बार राज्यसभा कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन इस बात का दुख तो जाहिर हुआ है, जब वो हुए थे, 2 साल की राज्यसभा मिली थी, तो उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल। इस बात का दुख जाहिर किया था कि हमको 4 साल की बात कही गई थी। उनको 4 साल वाली राज्यसभा कही गई थी, जिस पर मनन कुमार मिश्रा गए। वो राज्यसभा इनको मिलनी थी, पहले उपेंद्र कुशवाहा को मिलनी थी, बाद में कर दिया गया 2 साल वाला। और उस समय संभवतः उनको वादा किया गया कि आपको अब कंटिन्यू रखा जाएगा, जब आपका टर्म खत्म होगा 26 में, तो आपको फिर से 6 साल वाली राज्यसभा मिलेगी। उस समय बिल्कुल। चुनाव की मजबूरी थी, विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, और समीकरण किस तरह से था वो देख लिया था शाहबाद का बीजेपी ने, कि लोकसभा चुनाव में उतने खराब परफॉर्मेंस के बावजूद इंडिया ब्लॉक जो था, उसका परफॉर्मेंस शाहबाद और मगध के इलाके में बहुत बढ़िया हुआ था। तो जी। मजबूरी थी कि आप उपेंद्र कुशवाहा को ले आए और उनको कमिट करें ऐसी चीजें। अगर कमिटमेंट है तो पूरा करना चाहिए, नहीं तो एक जो अविश्वास बनता है, जो हम लोग एक बार और चर्चा कर चुके हैं, आपने आप ही ने बताया था कि चिराग पासवान ने कहीं कहा कि अगर वादा करके और आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कैसे यकीन करेगा आपसे बिल्कुल। कि आप बिल्कुल। पूरा करिएगा उसका वादा। जी। जब ये तो छोटा वादा है, कई वादे आप जी। करते हैं लोगों को, जब बड़ी आज जैसे अभी ही हमने आज ही सुना कि हम्म। असम के जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है भूपेन बोरा शामिल हुए होंगे बीजेपी में 22 तारीख को। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि उनके कद के अनुरूप उनको उनको सम्मान दिया जाएगा, पद दिया जाएगा। जी। अगर आप उनको चुनाव जीत जाते हैं और नहीं देते हैं तो कोई कैसे भरोसा करेगा आपकी बात पर। हम्म। तो अगर अगर कोई कमिटमेंट है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, बंद कमरे में हो बेशक, तो उस कमिटमेंट को पूरा करना होगा। जी। नहीं तो फिर अविश्वास बढ़ेगा। हम लोग को ध्यान है कि यही बात उद्धव ठाकरे हमेशा कहते थे कि बंद कमरे में अमित शाह ने कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अगर कहा गया था और आप नहीं बनाए तो फिर वो अलग हो गए, गठबंधन टूटा। ठीक है कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन एक सवाल तो खड़े हो जाएंगे आगे, जो भी नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहेगा उसके लिए, कि आप कमिटमेंट करके उसको पूरा नहीं करते हैं। लेकिन तो परेशानी ये है अजीत जी, परेशानी ये है कि उपेंद्र कुशवाहा होते हैं या चिराग पासवान की पार्टी से कोई होते हैं। पहले उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, 5वें उम्मीदवार होंगे। देखिए उनके पास 4 विधायक हैं और उन्हें 19 विधायकों का वोट एलजेपी आर का लेना होगा। बिल्कुल।
और इसकी गारंटी बीजेपी को दिलानी होगी। बीजेपी किन शर्तों पर, किन वायदों पर यह गारंटी देगी, यह भी समझने की बात होगी। और यदि यह सीट लेते हैं चिराग पासवान, तो उन्हें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों का वोट चाहिए, उन्हें जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायकों का वोट चाहिए, और जो एक्स्ट्राज बचते हैं इनके पास, जेडीयू और बीजेपी के पास। तो चुनौतियां बड़ी है पांचवें उम्मीदवार के लिए, क्योंकि उन्हें सहयोगी दलों के विधायकों का मत हासिल करना है। और उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी के भीतर जो टूट फूट दिख रही थी, देखिए उसे उन्होंने रोक लिया, 4 में 3 तो आ गए। अब भी रामेश्वर महतो इधर उधर कर रहे हैं, आलोक सिंह प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, माधव आनंद भी साथ दिख रहे हैं। तो ये चुनौती है कि उपेंद्र कुशवाहा को चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों का मत दिलाना भी, और यह सुनिश्चित कर पाएंगे चिराग पासवान और अमित शाह ही, कोई तीसरा नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं कर पाएगा। तो अगर एनडीए, अगर पांचवा उम्मीदवार लड़ना है एनडीए को, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन लड़ेगा? बीजेपी अपने लड़ेगी, बीजेपी खुद लड़ेगी 3 सीटें लेकर के, या सहयोगी पार्टी में किसी को देगी, ये अभी पार्टियां तय करेंगी, सारी पार्टियां बैठ करके तय करेंगी। पांचों उम्मीदवारों का ऐलान ज्ञानेश्वर जी साझा तौर पर होगा, साथ में बैठ के होगा पांचों उम्मीदवारों का ऐलान, ताकि कोई ऐसा मैसेज नहीं जाए कि इनके 2 हैं, उनके 2 हैं और उनके 1 हैं। ये मैसेज नहीं होगा। ये मैसेज होगा तो फिर पांचों उम्मीदवार के लिए समस्या आएगी। पांचों उम्मीदवार एनडीए के हैं, और पांचों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व और तमाम सहयोगी पार्टियों के बड़े नेता मिलकर के करेंगे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की घोषणा होगी, तभी इसका एक इंपैक्ट होगा। 5वीं सीट आसान होगी जीतने में। देखिए, वैसे तो चुनाव 37 सीटों पर हो रहा है, 10 राज्यों की 37 सीटों पर। तो सबके उम्मीदवारों की घोषणा सहयोगी पार्टियों के साथ करके भारतीय जनता पार्टी करे तो वो ज्यादा आसान हो जाएगी लड़ाई उसमें। लेकिन जो, जैसे हम लोग अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं, उनको चिराग पासवान के 19 मिलने में या जीतन राम मांझी के 5 मिलने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। लेकिन चिराग पासवान का उम्मीदवार होता है तो जीतन राम मांझी के 5 उम्मीदवार के लिए का वोट लेना उनके लिए समस्या हो जाएगी। और फिर वो वही 5 विधायकों का जो 5 वोट है जीतन राम मांझी के, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में जिस तरह के संबंध है वो सब आदमी जानता है, वो आउट इन द ओपन है, कोई ऐसी छिपी हुई बात नहीं है कि आइडियोलॉजिकली भी दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, इलेक्टोरली भी लड़ते हैं। इलेक्टोरल उसमें भी देखिए चिराग पासवान दूरी रखते हैं उनके परिवार के लोगों से या उनके पार्टी के लोगों से प्रचार से, और आइडियोलॉजिकल तो लड़ाई है ही। जीतन राम मांझी इस बात का समर्थन करते हैं कि आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए, तो इस बात की लड़ाई दोनों में रहती है। वो इंश्योर करना होगा कि वो 5 वोट गिरे, उसमें कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हो या कोई वोट अवैध ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और इसके बावजूद अगर 19 और 9 या 28 ही वोट होते हैं, इसके बाद 13 वोट की जरूरत होगी। हमको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार के 85 में से कोई वोट बचेगा। वो 85 वोट अपने 2 कैंडिडेट को ही अलॉट करेंगे, 2 कैंडिडेट को ही अलॉट करेंगे। उनका सेकंड प्रेफरेंस का वोट मिल सकता है इन लोगों को, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट में वो हमको उनके पास बच भी नहीं रहा। अगर बचेगा भी तो मान लीजिए कि कट टू कट चलेंगे, 41-41 चलेंगे तो 3 वोट बचेगा, तो उसका कोई ज्यादा बहुत मतलब होगा नहीं। बीजेपी के जरूर वोट बटेंगे, 4-5 वोट बीजेपी बचाएगी। अगर अपना 42 भी अलॉट करती है तो उसके 5 वोट बचेंगे, तो 28 और 5 33 हो गया। तब भी 7-8 वोट का, 9 वोट का इंतजाम करना होगा अगर बहुत बहुत सहज तरीके से चुनाव जीतना है। तो अगर कट टू कट चल रहे हैं तब उसमें जोखिम रहता है। तो बहरहाल आपको लग रहा है कि आईपी गुप्ता, सतीश यादव और कांग्रेस का विधायकों का वजन जो है काफी बढ़ा रहेगा। एनडीए वाले पूछेंगे और महागठबंधन दोनों पूछेंगे। यही होना है, यही होना है। तभी 6ठा उम्मीदवार आएगा, और 6ठा उम्मीदवार बहुत सारे विधायकों के लिए लक्ष्मी जी के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि 6ठा उम्मीदवार नहीं आएगा फिर किसी की पूछ नहीं होगी। बिल्कुल। तो एक संभावना अब यहाँ यही आती है कि भारतीय जनता पार्टी भी क्या 5वां उम्मीदवार जो होगा एनडीए का, वो भी क्या कोई इसी तरह का व्यक्ति हो सकता है? हाँ, ये भी बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल, ठीक है, कोई इनकी तरफ से भी नहीं हो, उनकी तरफ से भी नहीं हो, कोई धनबली हो भी, बाहर से आए व्यक्ति, कोई निर्दलीय खड़ा हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये निर्दलीय वाला प्रयोग भी करती है। जो एक बड़े मीडिया समूह के मालिक हैं कार्तिकेय शर्मा, वो हरियाणा में निर्दलीय ही खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया, निर्दलीय खड़े हुए और भाजपा ने जिताया उनको निर्दलीय खड़े करा करके। तो निर्दलीय वाला खेल भी होता है। तो क्या कोई 5वां कैंडिडेट एनडीए की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जिसका पार्टी के साथ कोई एलिजेंस न हो, कोई ऐसे बाहर का व्यक्ति हो, पैसे वाला हो, कोई निर्दलीय होगा? तो ये 5वां उम्मीदवार एनडीए का और इंडिया ब्लॉक का एक उम्मीदवार, जो 6ठी सीट के लिए जो लड़ाई होगी, वो दोनों उम्मीदवार बड़े दिलचस्प होंगे। अगर
भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि अलायंस पार्टनर है उपेंद्र कुशवाहा, उनसे कमिट किया गया है, उनको दिया जाएगा, फिर सारा रंग खत्म हो जाएगा ज्ञानेश्वर जी राज्यसभा चुनाव का। फिर तो भाई आप जब खड़ा करेगी भारतीय जनता पार्टी तो जिताने की कोशिश करेगी भाजपा उनको। सही बात, बिल्कुल तो फिर ज्यादा दिक्कत तो उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसे है नहीं वैसे व्यक्ति की वो थैली लेकर के घूम रहे हैं विधायकों के पास, वो तो फिर भाजपा को ही मैनेज करना होगा, उनके लिए वोट सारा मैनेज करना होगा, फिर ज्यादा रंग नहीं आएगा। अगर कोई पांचवा उम्मीदवार एनडीए का कोई आया इस तरह का जो धनपति हो और मजबूत हो और खेल तिकड़म करने वाला हो और इंडिया ब्लॉक से कोई छठा कैंडिडेट इंडिया ब्लॉक भी दे, तब फिर एक सीट पर दिलचस्पी रहेगी। बाकी सीटों पर उम्मीदवार के नाम की दिलचस्पी खाली रहेगी। और ये एमएलसी वाली सीट में कोई दिलचस्पी नहीं ज्यादा है, क्योंकि मंगल पांडे वाली सीट पर तो ये दीपक प्रकाश जो कुशवाहा के बेटे हैं वो चले जाएंगे। और जो बाई इलेक्शन होगा इसका जो राधाचरण सेठ वो अभी होता है या उसको रोक के रखते हैं, क्योंकि 4 सीटें खाली हो रही हैं उसकी भी, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी और 4 टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसके भी चुनाव होने हैं, तो उसके साथ होगा या कैसे होगा वो होगा। लेकिन एमएलसी का चुनाव जब आएगा मई में, तब उस समय फिर भी बहुत दिलचस्प स्थिति बनेगी। अभी तक तो इतना ही है। हाँ, तो चलिए देखिए, राज्यसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प है और गठबंधन की भी परीक्षा होनी है, और तेजस्वी यादव के भीतर कितनी ताकत है, लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं, यह भी पता चलेगा। तो आपको हम बताते रहेंगे बिहार की हर खबर। देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।